देखिए, अगर नोटा को मान भी लिया जाए 2 से 3% अगर वोट पड़ते भी है या 4%, तब भी लगभग 55 से 56% वोट है जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पिछली बारों की तुलना में मुझे लगता है इस बार और ज्यादा अधिक वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। लेकिन केदार सिरोही जी, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि विपक्ष के मुद्दे जब मजबूत होते हैं तो वोटर्स बाहर निकलते हैं। 2014 में हमने देखा था कि कांग्रेस के खिलाफ जब हवा थी तो एकदम से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी थी। 19 में भी मुद्दे थे तो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन 2024 में विपक्ष क्या अपने मुद्दों को रख नहीं सका जनता के सामने। मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां पर अच्छी वोटिंग हमेशा दर्ज की गई, अब मैं चारों चरणों की बात करूं तो घट गई वोटिंग इस बार। देखिए, सब दो सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप ही की पहली रिपोर्ट बता रही है कि जहां 5 बार लो वोटिंग हुई है वहां हमें 4 बार में सत्ता का परिवर्तन हुआ। ये अभी थोड़े दिन पहले से आप लोगों का ही एनालिसिस चल रहा है। दूसरा ये बात है मुद्दे रखने की, तो कांग्रेस ने बहुत ही सकारात्मक तरीके से मुद्दे रखे और उसी का ताकत है, उसी का दम है कि जो भारतीय जनता पार्टी 29 जीतने का दावा कर रही थी वो आज हर जगह कांटे की टक्कर में आके खड़ी हो गई है। और आप 4 तारीख को विश्वास रखिएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी से सीट ज्यादा जीत रहे हैं मध्य प्रदेश में। उसके कारण है, उसका एक कारण यह रहा कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी थी उसका प्रचार का जो मोड था वो सिर्फ सिंगल नेम पे था, मोदी जी के नाम पे था। सब प्रत्याशियों ने मोदी मास्क पहन रखा था, मोदी जी ने भगवान राम जी का पहन रखा था, और जब ज्यादा जरूरत पड़ रही थी तो मंगलसूत्र, भैंस, मुस्लिम। एक बात बताइए केदार जी, देखिए 2 सीटों पर तो शायद मुकाबला नहीं है, इंदौर को और खजुराहो को अगर हम हटा दें 27 सीटों पर अगर हम, आप ये कह रहे हैं कि हमारी ज्यादा सीटें आ रही हैं तो इसका मतलब 15 या उससे ज्यादा सीटों की आप उम्मीद कर रहे हैं। तो फिर क्या इन 27 सीटों में से 15 आप जीत रहे हैं? 12 से 15 का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दावा किया है वो हम पूरा कर रहे हैं और उसी का हाल देख लीजिए। लेकिन केदार जी, ये भी तो बड़ा दिलचस्प हो जाता है ना, 29 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, उसमें से एक सीट पर आपके प्रत्याशी का नामांकन नहीं हो पाया, दूसरे से नाम वापस ले लिया गया। 27 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी 29 की जीत का दावा करती है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम तो कांटे की टक्कर में हैं और 15, 16, 12, 15 सीटें तो हम जीत लेंगे। जब माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकेन ठीक है, ये गढ़ रहा है, यहां से लोकसभा चुनाव में हमेशा से सीटें ज्यादा हासिल हुई है, लेकिन अगर आप चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं तो कम से कम कॉन्फिडेंस से कहिए ना कि हाँ, हम भी 20-25 सीटें जरूर लेकर आ रहे हैं। खैर, मैं आपके पास वापस लौटूं, लेकिन हमारे साथ संदीप भी जुड़े हुए हमारे सहयोगी। संदीप, उज्जैन में अब जो वोटिंग होती हुई नजर आई है, हमने देखा कि उज्जैन में भी इस बार बीते 2019 के लोकसभा चुनाव से वोटिंग परसेंटेज कुछ कम जरूर नजर आया है। कैसे आपने देखा और उज्जैन में किस तरीके की स्थिति दिखाई दी? क्या लोगों के मन में वो मुद्दे थे? क्या लोग मुद्दों के आधार पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे? देखिए, लोगों के मन में मुद्दे तो थे, लेकिन वो सारे मुद्दे उन्होंने दिमाग में लेकर रखे थे और सबसे अहम मुद्दा ये था कि हम चूंकि भारत के नागरिक हैं और इसीलिए हमें वोट करने जाना है। तो वोट करने की जागरूकता का असर ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इससे पहले के जो 3 चरण रहे हैं उसमें ये भाव जरूर आया है कि मतदाता निराश है, मतदान केंद्र के प्रति जाने में लापरवाही कर रहा है, जो देश के नागरिक होने के नाते ठीक नहीं है। जब इस तरह का मैसेज चुनाव आयोग और अलग अलग संस्थाओं के द्वारा मतदाताओं तक पहुंचाया गया तो उसका असर जरूर देखने को मिलता है। वोट देना, कई लोग काम छोड़कर आए थे, कई लोग प्लानिंग नहीं की थी कि उन्होंने वोट देना है, लेकिन इस बार केवल इसलिए वोट देने आए क्योंकि उन्हें ये मैसेज कन्वे हुआ कि मतदाता लापरवाह हो रहा है। तो शायद चौथे चरण में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम देश हित में, देश के नागरिक होने के नाते ये वोट हम देने जा रहे हैं। लेकिन हम देखें कि वोट परसेंट घटने की वजह अगर गर्मी है तो पिछले 2019 और इससे पहले जो इलेक्शन हुए 2014 के इलेक्शन, ये भी गर्मी के मौसम के दौरान ही हुए थे, लेकिन उस वक्त में इतनी वोटिंग घटी नहीं थी। और 2019 के इलेक्शन में तो जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली थी। तो ये जो चैतन्य भट्ट जी जो बात कह रहे हैं कि वोट परसेंट का घटना, ये अपने आप में एक संदेश जरूर है कि 2019 और अभी के चुनाव की परिस्थितियों में कुछ ना कुछ फर्क जरूर है। अब क्या फर्क है ये तो रिजल्ट देखने में सामने आ जाएगा, लेकिन मतदाता जो आया है वो केवल इस बात को ध्यान में रखकर आया है, मुद्दों से ज्यादा
यदि चुनाव नीरस हुए हैं तो उसको ये केवल ये मैसेज देना था कि भले ही राजनीतिक दल अपने प्रचार में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते उसको हर मुश्किल परिस्थिति में मतदान केंद्र तक पहुंचना है और इस निराशाजनक प्रचार वाले माहौल के बावजूद वोट देने जरूर जाना है। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ये जो इंदौर में करीब करीब 9% कम मतदान दर्ज किया गया है, सबसे ज्यादा, एक वजह जिसका जिक्र हम नोटा का कर रहे हैं, लेकिन अंत में जो मौसम जिस तरीके का रहा, कई तस्वीरें हमने देखी, कई जगह जो टेंट लगे हुए थे वो खड़ते हुए दिखाई दी, क्या उसका भी एक रोल हो सकता है कि अंत में जो वोटिंग बढ़नी थी 5 बजे के बाद मौसम बिगड़ने की वजह से वो कुछ घट गई हो? देखिए लेकिन अगर इंदौर के मौसम की अगर हम बात करें तो सुबह से ही मौसम में उतनी गर्मी नहीं थी जितना अमूमन हम 2 या 3 दिन पहले तापमान में देख रहे थे। दिन भर हमने देखा कि सूर्य जरूर तप रहा था लेकिन डिग्री 40 डिग्री के नीचे ही रहा। ऐसे में सुबह के दौर में हमने देखा कि अलग अलग बूथों पर जरूर कुछ लाइनें लगी और ये लाइनें लगभग 12 से 1 बजे तक लगी। 1 बजे के बाद थोड़ा सा वोटिंग का जो स्तर थोड़ा नीचे आया, यानी कि मतदाताओं ने पोलिंग बूथ का रुख कम किया और इसका कारण ये माना जा रहा था कि शायद देर शाम तक, यानी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक की जो वोटिंग है उसमें ज्यादा लोग निकलेंगे। लोग निकले भी लेकिन उस प्रकार से नहीं निकले लेकिन जिसका एक अनुमान लगाया जा रहा था या निर्वाचन की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तैयारी की गई थी। देखिए स्पष्ट है नोटा को लेके भले ही बहुत ज्यादा सियासत नहीं हुई हो इंदौर में, लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं इसकी बात की भावना थी। इसमें हम वो परंपरागत वोट को नहीं भूल सकते लेकिन जो 2019 में कांग्रेस को मिले थे और परंपरागत वोट ने नोटा भले ही नहीं डाला हो लेकिन घर से भी नहीं निकले, कहीं ना कहीं इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि जितना वोट परसेंट हम समझ रहे थे, जितना समझ अन्य जो 8 लोकसभा सीटें में जो वोट परसेंट हुआ है उतना ही है तकरीबन हम इंदौर का भी समझ के चल रहे थे कि क्योंकि इंदौर के लोग पढ़े लिखे हैं और ज्यादातर आबादी शहरी आबादी है और शहरी आबादी को हम ये लेके चल रहे थे कि चौथे चरण में इंदौर में जो बूथ होंगे, जो वोटिंग होगी उसका परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंदौर में कोई भी चुनावी मुद्दा काम नहीं कर पाया, विपक्ष पूरी तरीके से अपनी बात नहीं रख पाई। नोटा को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। हमने जिस तरीके से देखा कि अक्षय बम ने जिस तरीके से कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया, कांग्रेस जमीनी स्तर पर उतरने का दावा भी कर रही थी, तमाम तरीके से नोटा को लेके प्रचार प्रसार भी किया गया, कई अनूठी पहल भी की गई, लेकिन लोगों के और खासतौर मतदाताओं के मन में वो दस्तक नहीं दे पाए उस प्रकार से जिस प्रकार से कांग्रेस को शायद देनी थी। इसी का यही कारण है कि एक बड़ा वोट परसेंट जो दूसरे शहरों में बनते हुए, लोकसभा में हमने बनते हुए देखा, लेकिन वो हमने इंदौर में नहीं देखा। इसका जवाब शायद केदार जी से लेना ज्यादा बेहतर है। केदार जी, देखिए आपने तो कहा कि नोटा को लेकर हम लोगों को जागरूक करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज अगर गिरा है कहीं या कम हुआ है तो वो इंदौर में ही हुआ है। तो इसके लिए क्या कांग्रेस अपने आप को जिम्मेदार मानती है कि अगर हम शायद किसी का वहां पर समर्थन कर देते, क्योंकि बहुत सबसे ज्यादा प्रत्याशी 8 चरण के चुनाव में इंदौर में ही थे, तो ज्यादा बेहतर ये चुनाव दिलचस्प हो सकता था? आपने खजुराहो में भी वो रास्ता अपनाया था। देखिए दोनों का नेचर समझना होगा। पहले खजुराहो का जो नेचर था वो अलग था, यहाँ का नेचर अलग था। यहाँ पर हमारे कैंडिडेट को दबाव डालकर हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ले जाते हैं, फॉर्म उठवाते हैं, साथ में लाते और बाद में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करवा लेते। सवाल यहाँ इंदौर में ये रहा है साहब कि इंदौर के लोग चाह रहे थे कि हम हमारी गुस्सा प्रतीत करें। अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति को समर्थन दे देते तो वो उसकी पॉपुलरिटी में काउंट हो जाता। इंदौर के साथ जो ये आघात हुआ है, जो इंदौर के स्वाभिमान के ऊपर प्रश्न लगाया है, जो लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा खिलवाड़ हुआ, इसके खिलाफ इंदौर की जनता मुखर होना चाहती है। इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहती है और देश में बताना चाहती है। लेकिन उससे आपको लगता है कि जो आपका मोटिव था वो हासिल हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि नोटा के वोट जो बीजेपी को मिलने जा रहे हैं वोट उससे ज्यादा हो सकते हैं? हालांकि उसका शायद मोल तब भी नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी आपका उद्देश्य क्या वो पूरा होगा? देखिए गुस्सा का था। आज आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं ना सर, वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये नोटा है। अगर ये नोटा नहीं होता तो आप और हम चर्चा नहीं कर रहे होते। आप और हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते कि किस तरीके से हम तो चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि 9% मतदान गिर गया आज। यस एग्जैक्ट, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। जहां इनको पिछले बार 65% वोट मिला था, जनता बाहर क्यों नहीं निकली? जनता को मालूम है कि ये एक तरीके से इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, इनके खुद के लोग नहीं लेकिन निकले। ये आप पर सवाल क्यों नहीं है कि आपका एक कैंडिडेट ऐसा जो आपको लास्ट टाइम पर धोखा दे गया, आपके पास वहां पर कोई प्लान बी नहीं था,
ज्यादातर जगहों पर पार्टी अपना प्लान बी तैयार रखती है, तो सवाल आप पर क्यों नहीं हुआ वहां पर? क्या कोई आप देखिए, जैसे कह रहे हैं दबाया, उनको डराया गया? उन पर जो केस है वो आज भी है, क्या बीजेपी में जाने से वो केस खत्म हो गया उन पर? मैं यही तो पूछ रहा हूं कि उनको ऐसा मिला क्या उसमें? हमारे यहाँ अगर तो वो आपको सोचना चाहिए ना कि वो जब वहां कुछ मिला नहीं तो वो क्यों छोड़कर गए पार्टी? ये नहीं मिला है। उन्होंने जो वहां मिला है पर तो ही कमियां है। गिनाई तो कि घर मैं बैठे जब रहते। पहले दिन से प्रचार में आया, मेरे कार्यक्रम लगते थे वो रद्द हो जाते थे, कार्यक्रम हो नहीं पाते थे, मेरे साथ टीम नहीं थी, मुझे सपोर्ट नहीं था। और वो ऐसे क्षेत्र में जहां से आपके प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, उन मुद्दों पर क्या आप ध्यान नहीं देते हैं कभी? पूरा ध्यान दिया जा रहा था। छोड़ने के बाद तो 50 आरोप लगाते हैं। अगर वो बैठे भी रहते वो कह रहे हैं मेरा तो सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म क्या? चेक कर लीजिए, जो कार्यक्रम आते थे क्या वो पूरे हो पाते थे? उस पूरे पर पार्टी कार्यक्रम ध्यान हो नहीं रहे दे थे। रही थी वहां पर उस समय। पूरे कार्यक्रम हो रहे थे, बूथ के कार्यक्रम हो रहे थे, एजेंट बेचने के कार्यक्रम हो रहे थे, डोर टू डोर हमारा जो कैंपेन का काम था वो हो रहा था। केदार हर जी, विधानसभा क्षेत्र में हमारे इंदौर में भी यही तस्वीर देखने को मिली, और जब बात आती है दूसरे राज्यों में तो ओडिशा के पुरी में भी यही तस्वीर देखने को मिली। कैंडिडेट ने आखिरी मौके पर नाम इसलिए वापस लिया कि भाई हमें तो ना फंड मिल रहा है ना हमें टीम मिल रही है। तो जमीनी स्तर पर जो कैंडिडेट को, क्योंकि हमने देखा केदार जी, आप लोकसभा के हमने हर फेज को कवर किया है चारों को, और आगे भी हर एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस मौके पर हमने देखा कि जितने भी नामांकन हुए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के नामांकन हो रहे थे तो उसमें दिग्गजों की टोली नजर आती थी, पूरा उसे भव्य कार्यक्रम बनवाया जाता था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की किसी प्रकार से नामांकन होता था तो वहां इक्का दुक्का कुछ छोट भैया नेता मिल जाते थे तो मिल जाते थे। केदार जी, क्या कारण रहा? छोट भैया और बड़े भैया में अंतर डिफाइन करिए पहले आप। इस तरीके से आप नहीं बताएं। डिफाइन करिए छोट भैया, डिफाइन करिए छोट भैया क्या है। नहीं, जैसे वहां बड़े नेता हमें नजर आ रहे थे, वहां हम देख रहे थे कि वहां हम देख रहे थे। तो बता दीजिए ना कि इंदौर में, छोट भैया को डिफाइन करिए आप। इंदौर में कौन था? और आप जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसमें क्या मतलब होता है? आप देखिए, आप एक महत्वपूर्ण चैनल पे हैं सर। मैं ये कह रहा हूं कि छोट भैया नेता नहीं होते। हर एक जगह केडर होता है, छोटे से बड़े के लेवल पे सबका। हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग इनकी तरह मैनेजमेंट नहीं कर सकते, हम लोग इनकी तरह दिखावा नहीं कर सकते, हम इनकी तरह मार्केटिंग नहीं कर सकते, हम करोड़ों खर्च करके लाखों नहीं दिखा सकते हैं। अच्छा। हम बिजनेस पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं ना सर। चलिए, मैं इस पर जवाब हम तो दूंगा, सोशल छोटे से जस्टिस ब्रेक के लिए की आप सामान्य रुक रहे हैं। पॉलिटिक्स आप का- बने रहिएगा, तमाम लोग हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा भी जारी है। चौथे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हुआ है, कई और सवाल है, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस।